नमस्कार दोस्तों, ये इस चैनल पे हमारी पहली वीडियो है। चैनल का नाम है किस्सों का कारवां। तब से बहुत सारे कमेंट्स आते थे कि आपको अपना लॉन्ग फॉर्मेट में भी कुछ बनाना चाहिए, तो हमने सोचा हम तो थिएटर वाले हैं, क्यों ना नाटकों को आपके समक्ष लाया जाए, उस पर बातचीत करी जाए, चर्चा करी जाए। तो खामोश अदालत जारी है, विजय तेंदुलकर द्वारा लिखित, यह आज हमारा पहला नाटक है जिस पर हम बातचीत करने वाले हैं। जीवन ऐसा है, जीवन वैसा है, जीवन अमुक है, जीवन तमुक है, जीवन चिंदी चिंदी होकर बिखरता हुआ एक ग्रंथ है। जीवन यानी विश्वासघात है, जीवन यानी प्रताड़ना है, जीवन यानी नशा है, जीवन यानी आवारागर्दी है। ये लाइंस मिस लीला बेनारे के आखिरी मोनोलॉग में आती हैं। बहुत ही बेहतरीन नाटक है। पहले मैं चाहूंगा कि सबसे पहले इसके राइटर विजय तेंदुलकर पर बात की जाए। और उससे भी पहले, क्योंकि हम ये नाटक का ओरिजिनल नाम जो है शांतता कोर्ट चालू आहे, मराठी नाटक है, इसका अनुवाद हिंदी में सरोजनी वर्मा ने किया है, वही किताब मेरे हाथ में है। तो हम शुरू करते हैं विजय तेंदुलकर से। तो विजय तेंदुलकर साहब, जिनका पूरा नाम विजय धोंडोपन तेंदुलकर है, इनका जन्म 6 जनवरी 1928 गिरगांव महाराष्ट्र में हुआ था। तो अब बात यह है कि इनके पिता क्लर्क की जॉब करते थे, छोटा सा पब्लिशिंग हाउस भी था, तो बुक्स छापते रहते थे। बचपन से ही इनको पढ़ने और लिखने का बहुत ज़्यादा शौक था। तो मात्र 6 वर्ष की आयु में इन्होंने अपना पहला नाटक लिख दिया। 1942 आ गया, भारत आज़ादी की ओर बढ़ रहा था, इंडियन फ्रीडम मूवमेंट भी शुरू हो गई थी। वहाँ पे भी इन्होंने बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारे नाटक लिखे, जिसकी वजह से इनका स्कूल से पढ़ना लिखना भी थोड़ा छूटता गया। घर वाले थोड़े परेशान भी हो गए, भाई क्या कर रहा है ये लड़का हमारा। और फिर भांडगिरी कर रहा है, भांड बन गया, भांड थोड़ा। हाँ तो और उसके बाद धीरे धीरे इनको रियलाइजेशन हुआ कि भाई राइटिंग इतनी अच्छी कर ही रहे हैं हम, तो इसको क्यों ना अपने करियर में भी शामिल कर दिया जाए। तो अपने अर्ली 20s में इन्होंने एज अ जर्नलिस्ट शुरुआत करी, न्यूज़पेपर में लेख लिखना शुरू कर दिया। वहां पे इन्होंने अपने 2 नाटक लिखे, हु इज गोइंग टू लव मी और दूसरा गिरस्त। इसका मराठी नाम क्या होगा? मराठी नाम आमच्यावर कोण प्रेम करना, शायद ये था ना। हाँ, डॉक्टर साहब को सारी भाषा है, इनको रखा ही इसलिए ट्रांसलेशन का इनका जिम्मा। और वो उसकी प्रोफेशन में गए लेखनी। और लेखनी में जैसे हम भी बोलते हैं कि लेखक अमीर हो जाना, जैसे हम 2-3 नाटक भी करते हैं, लेखक का अमीर हो जाना खुद में एक व्यंग हो जाता है, अरे तू लेखक है, अमीर हो जाएगा। ये सर चौथी सिगरेट। तो ऐसे उन्होंने नाटक लिखना शुरू किया, मगर ये दोनों नाटक बहुत बुरी तरह फेल हो गए। और उनको बहुत बड़ा धक्का लगा कि इतने अच्छे से मैंने इतनी गहराई से नाटक लिखा और फेल कैसे हो गया यार। उन्होंने खाई कसम कि भाई अब मैं नाटक नहीं लिखने वाला। मगर एक लेखक तो लेखक होता है। उन्होंने वापस नाटक लिखा जब वो 28 वर्ष के थे, 1956 में अपना पहला नाटक फिर से लिखा, श्रीमंत। जो नाटक बहुत ज्यादा फेमस हुआ, उनको बहुत प्रसिद्धि मिली, लोगों ने काफी आलोचनाएं भी करी क्योंकि नाटक थोड़ा कंट्रोवर्शियल था। नाटक करता है कि एक गर्भवती औरत है, उसका बच्चा तो है लेकिन उसका कोई बाप नहीं है। तो उसके पिता बहुत ज्यादा ही शर्मनाक महसूस करते हैं कि यार मेरी बेटी का कोई बाप क्यों नहीं है, ये तो गर्भवती है, इसका तो बाप होना चाहिए। तो वो क्या करते हैं कि एक बाप को खरीदने के लिए जद्दोजहद करना शुरू कर देते हैं कि एक औरत गर्भवती है, उसका कोई बाप नहीं है। कितनी बड़ी शर्मनाक बात है, ये विजय तेंदुलकर दिखाना चाह रहे हैं कि किस तरह से ये कितना गलत होता था सोसाइटी में, समाज कितना ज्यादा क्रूएल था कि ऐसा कैसे हो सकता है यार, इसका तो बाप होना चाहिए। तो इन गहरे सेंसिटिव मुद्दों पर विजय तेंदुलकर साहब ने लिखा, बहुत सारी चीजें लिखी, राजनीतिक लिखी, सामाजिक लिखी, नैतिक लिखी। और जी हाँ, 1967 में ये नाटक लिखा। yes. कहा जाए तो नाटक जब भी आता है, नाटक हमेशा इंसान उस समय इतनी सिनेमा था नहीं भाई, देखा जाए सिनेमा उस समय इतना फलता फूलता नहीं था, तो उस वजह से क्या बात कर रहे हो भाई, 1960s है तो पूरा ऐसे बह रहा था। मेरा मतलब नाटक की बता रहा हूँ कि नाटक क्यों कहा जाता है, इन मुद्दों पर नहीं था। मेरे को लगता है वो ये कहना चाह रहे हैं कि उस समय पारसी थिएटर का इतना वो था कि जो नाटक करने की शैली भी होती थी तो उसी तरीके से होती थी। हाँ, वो अलग बात है, 58-59 में प्यासा मूवी भी आई, जैसे होता क्या है ना, लोग पैरेलल सिनेमा का जो है ना वो सब वहां पर। नहीं, नाटक से लोग इसलिए रिलेट नहीं करते। अब आज के जमाने में बहुत लोगों को मैंने सुना है, जब जाता हूँ कहीं कि यार नाटक क्या होता है, किसी से बोलो मैं नाटक करता हूँ, नाटक नहीं पता होता। उस समय नाटक एक माध्यम था, वही जैसे कहानियां सुनाने का, समाज की असली रूपरेखा रखने का। तभी तेंदुलकर साहब भी लिख रहे थे। तो नाटक आज भी आप देखिएगा, नाटक अगर जब भी कहीं होता तो वो हमेशा सोशल मुद्दे पे बात करता है, और जो कि वो उठा रहे थे जो भी चीजें होती है।
पर एक बात और ऐड करूंगा कि 1950s 60s में क्या आता ना, मराठी थिएटर खासकर वो ना बहुत ही फैमिली माइथोलॉजिकल प्लेस करता था, फैमिली ड्रामास करता था, सारी फैमिली मतलब ये दिस वाज नॉट लिमिटेड टू मराठी थिएटर हाँ अलोन। हाँ मतलब मेरी और दीक्षित की इसके ऊपर बहुत पहले बात हुई थी कि मतलब हमारी बात नहीं, ये फैक्ट है कि उस जमाने में विजय तेंदुलकर, गिरीश कर्नाड और मोहन राकेश और बादल सरकार ये लोग एक नया दौर लेके आए थे मॉडर्न थिएटर। हाँ, मॉडर्न थिएटर, क्योंकि उस समय तक क्या हुआ था कि ब्रिटिश कल्चर आने के बाद जो पारसी थिएटर था वो एक्चुअली बहुत वेस्टर्न कल्चर इंस्पायर्ड था। कई सारे वेस्टर्न जो प्लेस लिखे गए थे उन्हीं का हिंदी में या फिर पारसी में या फिर गुजराती में अनुवाद करके उन्हें परफॉर्म किया जाता था। ये एक डोमिनेटिंग थिएटर था और दूसरा इंग्लिश ही था। राइट। तो इससे हमारा कल्चर काफ़ी पिछड़ गया था। फिर जब आज़ादी मिली तो अब है क्या हमारे पास? वही कहानियां हैं जो हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, वही महाभारत है, वही रामायण है। तो उन्हीं के ऊपर फिर से नाटक बनने लगे। लेकिन इन्हें क्रेडिट दिया जाता है कि स्पेशली राइटिंग की एरिया में, प्ले राइट्स की एरिया में एक नई जान लाने और बहुत अलग एक नई कहानियां ऐसी उन्होंने लिखी गई हैं। क्योंकि क्या है, कहानी चर्चित कब होती है कि जब बहुत सारे वो जब रिपीटेबल हो स्टोरी, वो अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में लागू हो। लेकिन ऐसी नई कहानियां थी नहीं, और ये नई कहानियां विजय तेंदुलकर लेकर आए, गिरीश कार्नाड लेकर आए, बादल सरकार लेकर आए, मोहन राकेश लेकर आए। और सबसे खूबसूरती पता है इस बात की यही थी कि जैसे हमने जो 4 नाम बताए तो पूरा भारत कवर हो जाता है, मतलब ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। क्योंकि जहां मोहन राकेश हिंदी में लिख रहे थे नॉर्थ में, वहीं बादल सरकार कोलकाता में लिख रहे थे, बंगाली में लिख रहे थे, मतलब ईस्ट हो गया। फिर यहाँ पे गिरीश कार्नाड जो साउथ में कन्नड़ा में लिख रहे थे, फिर महाराष्ट्र मराठी में विजय तेंदुलकर। तो ये एक बड़ा ही खूबसूरती से एक हमारा ऐसा समय क्वाड्रिलैटरल ऑफ राइटिंग एक्चुअली पूरा कैसे हो जाता है। एनीवेज कमिंग बैक टू जो हमारा आज का नाटक है, खामोश अदालत जारी है। अब क्या रहता है ना कि हम नाटक के बारे में जैसे चलेंगे तो नाटक में किरदार है, किस तरीके से नाटक शुरू होता है, किस तरीके का ये है। एक्सपोजिशन एक चीज़ आती है जो सिनेमा में भी है, थिएटर में भी होती है, और थिएटर में भरपूर होती है। क्योंकि क्या है कि हमें एस्टैब्लिशमेंट करना है, जो भी कोई भी कहानी होगी तो बिगनिंग मिडल और एंड होना चाहिए हर कहानी का। अब जब बिगनिंग है वही एक मौका होता है जब हम सबसे ज़्यादा एक्सपोज कर सकते हैं, एक्सपोजिशन ला सकते हैं कि नाटक में कौन कौन है, किस तरीके से है। मुझे लगता है कि इस नाटक में जैसे, क्योंकि नाटक जैसे शुरू होता है कि एक नाटक के अंदर नाटक होने वाला है, तो होता क्या है कि सामंत जो उस थिएटर ऑडिटोरियम का केयर टेकर होता है, वहाँ सबसे पहले लीला बेनारे पहुँचती हैं, ठीक है। और वो बोलते हैं कि ये वो दिखाता है कि ये हमारा ऑडिटोरियम है, यहाँ पे ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, सारी चीज़ बताते बताते फिर वो बोलते बाकी लोग नहीं आए, काफ़ी समय हो गया, बाकी लोग आए नहीं। तो लीला बेनारे अपने क्या बोलते हैं, मोनोलॉग कह लीजिए, अपने कथन में बताती हैं सामंत को कि बहुत सारे लोग हैं, आएंगे एक एक करके। एक है जिनकी वकालत कुछ चल नहीं रही है, पर इस नाटक में वो वकील का किरदार निभाते हैं सुखात में। फिर एक है दंपति भी हैं, वो क्या नाम है, मिस्टर काशीकर, मिसेस काशीकर, जिनका जीवन अच्छा चल रहा है पर उनके कोई संतान नहीं है, और उन्होंने एक लड़के को रखा है एज अ संतान, और उसी को जो भी सारा काम है। अब जैसे कोई, ये लोग क्या है, सारे नाटक करते हैं। पहली सबसे मुख्य बात ये थी कि इस ऑडिटोरियम में एक नाटक होने वाला है, तो ये लोग सब पहले पहुंच गए। अब पहले पहुंचते पहुंचते ये सब जो नाटक करेंगे उसकी रिहर्सल कर लेते हैं, ठीक है। अब जो ये मैंने किरदारों के नाम लिए, तो वो कह रहा है कि मैं कहाँ तक पहुंचा था, मिस्टर काशीकर, मिसेस काशीकर, तो अब कर्णिक द ग्रेट एक्टर। तो अभी हमारे पास बेसिकली 8 किरदार हैं। मिसेस काशीकर, मिस्टर काशीकर दंपति जिनकी बात करी, फिर उसके बाद बालू रोकड़े जिसको उन्होंने लड़के को गोद ले रखा है, जिससे ये सारा काम करवाते हैं, मतलब जो भी है सेट का ये उठा के ले आइए, ये चाहिए। सामंत जो केयर टेकर है उस ऑडिटोरियम का, मिस लीला बेनारे जिनकी कहानी पे ये पूरा नाटक ऐसे घूमता है। फिर जिनका बार रूम जो वकील जिनकी वकालत चल नहीं रही है सुखात में, कर्णिक द ग्रेट एक्टर। ये रंगमंच ही करते हैं। और इस नाटक में भी मतलब ऐसा है कि जब भी उनको बुलाया जाता है तो बड़ा ही मजाकिया तौर पे लिखा गया है। मतलब मैं अनुवाद की बात कर रहा हूँ इस तरीके से कि कर्णिक आप कटघरे में आइए, कर्णिक कटघरे में आइए, जब सुखात में बुलाते हैं कर्णिक नहीं आता, कर्णिक द ग्रेट एक्टर तब आए।
तो और पोंक्षे जैसे ये वीडियो चालू होने से पहले इन्होंने बोला कि सुफियान भाई वीडियो में है, मैं नहीं आऊंगा। सुफियान भाई का ग्रेट एक्टर वीडियो में, तो अब मैं आ गया। यस यस यस, ये बहुत जरूरी था। क्या है कि ना अब क्या है कि हमें ग्रेट एक्टर का पता नहीं, लेकिन सक्सेसफुल वही ले ले। एक्चुअली हमने जो असल में जो बात कही थी वो हम यहाँ पर कह भी नहीं पाएंगे, क्या कह कर बात इतना सीक्रेट नहीं खोलेगा। तो आखिरी किरदार जो था पोंक्षे, पोंक्षे वैसे फेल है, लेकिन इस नाटक के अंदर जो नाटक हो रहा है उसमें साइंटिस्ट, विश्व विख्यात साइंटिस्ट की भूमिका निभा रहा है। तो यहीं पर मिस लीला बेनारे मेंशन करती हैं कि एक और है जो नहीं आएंगे, चाह कर भी वो नहीं आएंगे, आ ही नहीं सकते। और ये शब्द हैं, वो आ ही नहीं सकते, हिम्मत ही नहीं है। वो है प्रोफेसर दामले। प्रोफेसर दामले ये एक, अच्छा कई नाटक में ऐसा होता है, मतलब बहुत सारे नाटक हैं, जैसे हमने अभी तो आप जिस लाहौर नहीं देखा है वो जमीन नहीं, उसमें भी हम जब थिएटर में थे तो कोई नया आता था तो बोलते थे कि रतन जोरी का किरदार करना, क्योंकि रतन जोरी नाटक में नाम है लेकिन वो बंदा कभी स्टेज पे आता नहीं है, उसके कोई डायलॉग्स नहीं है। और दीक्षित साहब ने जितना पूरा आपको अभी व्याख्या दिया कौन सा किरदार चल रहे हैं, मैं नाटक पे अगर थोड़ी वापस आऊं तो वही हो रहा है कि आप देखिएगा जब नाटक बढ़ेगा आगे तो सारे के सारे कैरेक्टर जो उस समय निभा रहे हैं वहां पे भूमिका, इन टर्म्स ऑफ देयर पर्सनल लाइफ फेल है, सिवाय बेनारे के। और वो सारे फेलियर लोग एक सो कॉल्ड सक्सेसफुल औरत पे कैसे मजाक में मुकदमा चालू होता है, दीक्षित साहब तो आपको बताते रहेंगे। और वो दिख के आता है कि हिपोक्रेसी जो समाज की आती है कि हम हमेशा, वो आपने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया था, आपने दिया था, उन्होंने दिया था कि हम लोग ना हम ना बाल्टी में भरे केकड़े होते हैं और इसलिए कभी कोई केकड़ा बाल्टी से बाहर नहीं आ पाता क्योंकि एक केकड़ा दूसरे केकड़े की टांग खींच के उसके नीचे लाता है। वही उसमें शो हुआ है। तो आप दीक्षित साहब, और ये एक्चुअली विजय तेंदुलकर जो थे उन्होंने ये बात कही थी या नहीं, लेकिन मैं जब उनके बारे में पढ़ रहा था उन्हें ऐसा लगता था कि एज अ जर्नलिस्ट उनका काम ये है कि मैं समाज को आईना दिखाता हूँ। हाँ, इनफैक्ट उनके जर्नलिज्म में भी वो काफी शार्प क्रिटिसाइज करते थे हर एक चीज को। जिस भी बारे में वो कॉलम लिखते थे, आर्टिकल लिखते थे, उनका क्रिटिसिज्म बहुत हार्श और बहुत शार्प रहता था। ये इस पे तो मुझे मंटो की याद आगे लाइन, उसमें मंटो साहब बोलते हैं कि अगर किसी बुरी सूरत वाले को आईने से नफरत हो तो उसमें मेरा क्या कसूर, मैं तो आईना बनना चाह रहा हूँ। एग्जैक्टली। और उनके प्लेज में भी कई सारे उन्होंने जो टॉपिक्स कवर किए, जो सब्जेक्ट्स पर टच किया है, वो ऐसे ही थे, कंट्रोवर्शियल थे, टची थे। और उस जमाने में खास करके अगर आप स्टोरी को उस कॉन्टेक्स्ट में पढ़ोगे तो अनकंफर्टेबल भी थे। और इसी चक्कर में रहते एक्चुअली वो कंट्रोवर्सी में ही जी है उन्होंने अपनी लाइफ। मुझे तो और ये भी है कि जैसे समाज को आईना दिखाने वाली बात होती है ना, तो वो आईना दिखाना बड़ा मुश्किल होता है। कहना बड़ा आसान होता है कि हम समाज को आईना दिखा रहे हैं, पर वो दिखाना बड़ा मुश्किल होता है। किन मुद्दों को लेकर आना है, किन चीज़ों पर बात करनी है, वो बात जब लिखाई में आ जाती है ना तो वो दिलचस्प तो होनी चाहिए, पर वो एक कटाक्ष मारनी चाहिए सोसाइटी पे कि यार ये बात मैं कह रहा हूँ और ये बात तुम सुन लो, तुम देखो ये बातें। इसी तरह विजय तेंदुलकर ने जो नाटक है इसके पीछे कहानी भी है कि जब वो मुंबई में आए थे ना शुरुआत में, तो उन्होंने लोअर क्लासेस पे काफी देखा था। चौल में रहते थे वो, एक चाल में तो उन्होंने देखा कि यार ये लोग कैसे रहते हैं, ये लोग कैसे चीजों को देखते हैं। उनका भी अपना मुंबई में सर्वाइवल चल रहा था। तब उन्होंने एक लोकल ट्रेन में देखा कि कुछ नाटक वाले ही इस पे बात कर रहे हैं, वहां से उनको इंस्पिरेशन मिली। ऑफ कोर्स नाटक एक दूसरे इंस्पायर्ड नाटक है, पर इन मुद्दों पर बात हम ही लोग आपस में नाटक बनाते हैं ना। हम ही इनको ऑब्जर्व करेंगे, सूफी को, मैं ही दीक्षित को ऑब्जर्व करूंगा, इनकी कहानी पे कुछ सोचूंगा, लिखूंगा। तो बहुत ही फैसिनेटिंग चीजें होती हैं सब। और जो एक बात शुरू में शायद कवर करनी रह गई कि नाटक अंत में जब इसका पहला प्रयोग होने भी जा रहा है तब तक भी लिखा नहीं गया था। तब भी जो रंगायन जो इनका ग्रुप था जो बनाया था, तो उसके कलाकार पीछे पड़े थे तेंदुलकर साहब के कि आप इस नाटक को कंप्लीट करिए। क्योंकि और असल में क्या है ना, जिस तरीके से नाटक चलता है एक्ट 1 से लेके एक्ट 3 तक, आज तो बहुत मुश्किल है कि तीन अंकीय एक नाटक खेला जा सके। 3 अंक मतलब आप मान लीजिए 3 घंटे लगने लगभग। एक्ट 1, एक्ट 2, एक्ट 3 3 बहुत मुश्किल है कि कोई देखेगा भी, कोई खेलेगा भी इसको। इसलिए नाटक में काट छाट होती रहती है। हमारी वीडियो 30 मिनट की नहीं देखते लोग तो वो चीज है। मतलब कितना बहुत सारे पैरेलल्स आप ड्रॉ कर सकते हो। जैसे कई बार ऐसा हुआ है कि मतलब दीक्षित ने भी रील पूरी लिखी नहीं थी, हम लोग कह रहे भाई लिख दो, आप तीसरा अंक लिख दो। वो हो जाएगा। यस कोई बात, नाटक में रहते लिख देते वो तीसरा
मुझे याद आ गया पार्ट 3। आर्टिस्ट लोगों की देखो एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक अगर कोई है तो ये है कि वी आर लेज़ी। मैं नहीं वो पता क्या है, नहीं, वो हाँ, है नहीं ये जो लोग भी मना कर नहीं है आधे क्या है घंटे ना, पहले की आंखें ऐसी थी। मैं बताता हूँ उसमें क्या है ना, जितना भी थोड़ा बहुत मैं लिखता हूँ तो ये समझ आता है कि यार लिख लिया और एकदम से ना हमारा थॉट ना जंप करता है। हाँ ठीक है कि यहाँ से अरे अब तो ये कहानी भी अच्छी लग रही है, अब तो वो कहानी भी अच्छी लग रही है। हाँ। तो एक कहानी कंप्लीट नहीं होती, दूसरे पे लिख लेते हैं। जैसे आप अगर मानव कौल का, जब मैं मानव कौल को भी पढ़ता हूँ जैसे, तो मानव कौल ने कहा है कि यार मेरे कंप्यूटर में ना इतनी सारे अनफिनिश्ड ड्राफ्ट्स हैं ना, जिन पे मैं बार बार कुछ समय बाद पहुँचता हूँ और फिर उनको कंप्लीट करने का वो करता हूँ। तो मेरे ख्याल से यही रहता है, क्योंकि अब इसका भी जहाँ तक 1-2 अंक लिखे जा चुके थे, तीसरा अंक नहीं। और तीसरा अंक क्या शानदार तरीके से लिखा गया और कितना तेज नाटक भागता है। एनीवेज कमिंग बैक टू द प्ले, तो हम थे कि हमने किरदार आपको बता दिए थे। ये किरदार एक नाटक करने वाले हैं आज शाम को, जिसका शो है मतलब नाटक में। पर क्या है कि इस वजह से एक नहीं आया, प्रोफेसर दामले जिनका जिक्र किया, तो वो आए नहीं हैं। तो अब उनकी भूमिका कौन करेगा, मतलब उनका किरदार कौन निभाएगा नाटक में। तो वो कहते हैं, सुखात में कहता है मैं यार दोनों कर लूंगा, मैं पक्ष से भी और विपक्ष से दोनों से लड़ लूंगा। कोर्ट रूम ड्रामा जो ये कर रहे हैं। तो कहते हैं ठीक है एक काम करते हैं, कर्णिक सजेस्ट करता है कि हम ना नाटक में क्या करते हैं कि खेलते हैं, मतलब एक्सपेरिमेंट ऐसा करते हैं कि ताकि नाटक का वो ना मरे, आत्मा ना मरे, हम कुछ केस अलग ले लेते हैं और आज इम्प्रोवाइज करके मॉक ट्रायल करते हैं, इम्प्रोवाइज करके देखते हैं क्या है। झूठा मुकदमा। हाँ, और इस मॉक ट्रायल में अभियुक्त जो है, अभियुक्त का मैं अंग्रेजी अक्यूज जो है वो किसको बनाया जाए, सारी बात आती है। तो यहाँ से जो हम बात कर रहे थे, जिस पर अभी पहुंचेंगे भी कि नाटक क्यों लिखा गया, कैसे लिखा गया, क्या थे, सब लोग बिनारे, लीला बिनारे को पॉइंट करते हैं। और लीला बिनारे तब आती हैं और कहती है कि तो ये है, पोंक्षे कहते हैं कि मिस लीला बिनारे, एक भयानक अभियोग के आधार पर आपको कैद किया जाता है और अभियुक्त के रूप में आपको कोर्ट में हाजिर किया जाता है। ठीक है। और वहीं काशीकर जो जज का किरदार कर रहे हैं वो कहता है अभियुक्त मिस बिनारे, इंडियन पीनल कोड 302 कॉलम के अनुसार आपके ऊपर भ्रूण हत्या का अभियोग लगाया गया है। उक्त अभियोग आपको मान्य है या अमान्य। अब जो लगाया भी गया है वो भ्रूण हत्या का लगाया गया है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभियोग चूज कर लिया हमने कि एक्यूज कौन होगा, पर आरोप भी तो लगाना था ना। तो इसी म्यूचुअल डिस्कशन में सोचा कि भ्रूण हत्या लगाते हैं, मजा आएगा, मसाला होना चाहिए कुछ तो। और मतलब फॉर आवर न्यू लिसनर्स, भ्रूण हत्या बेसिकली इन्फेंटिसाइड को कहा जाता है कि जब जिस बच्चे को पैदा होते ही मार दिया जाता है। मैं कसम से बता रहा हूँ, भ्रूण हत्या समझ में आ गया था मुझे, जो तुमने वर्ड बोला ना वो समझ में नहीं आया है। ठीक है, ये अंग्रेजी बात है कि हमारा अबॉर्शन कह लें, थोड़ा आसान रह जाएगा। अबॉर्शन भी नहीं, ये इन्फेंटिसाइड, मतलब बच्चा बन चुका है, एक हद तक उसको मार दिया गया टेक्निकल। मेरे लगता है यस। तो यहीं पे एक्ट 1 जो है ना वो हो और जाता है। हाँ, बोलो। मतलब ये अब क्योंकि भ्रूण हत्या टॉपिक आ ही गया है, तो ये नाटक हम अभी क्यों पढ़ रहे हैं, क्या ये बात करना अभी सही रहेगा? मेरे को लगता है कि अभी शायद हम कर सकते हैं बात, हमारे पास इतना मटेरियल बन चुका है कि हम ये नाटक आज क्यों पढ़ रहे हैं। ये नाटक कब लिखा गया था? 1967। आज भी ये क्यों रेलिवेंट है, क्यों हम आज भी इस पर बात कर सकते हैं? क्योंकि हमारे साथ एक डॉक्टर साहब भी है जो बता सकते हैं कुछ चीज़ें हमें, बहुत ही यूजफुल इन्फॉर्मेशन। मतलब आज क्या रहता है कि बिफोर हाँ, मतलब इस समय की बात करने से पहले उस समय की बात एक बार बता देते कि कॉन्टेक्स्ट क्या है। तो वरुण तुम बता रहे थे कि दिस हैज बीन, मतलब इसमें बहुत सारे इन्फ्लुएंसेस हैं फ्रेंच प्ले के। यस फ्रेंच प्ले के। तो वो फ्रेंच प्ले में क्या होता है, करेक्ट मी जहां भी मैं गलत रहूंगा, कि एक बंदा, उसकी गाड़ी खराब हो जाती है और वो किसी स्ट्रेंजर के घर रुकता है और रात को हो रही होती है बारिश। तो ये लोग डिसाइड करते हैं कि यार टाइम पास कैसे करें, गाड़ी तो ठीक होने नहीं वाली, मैकेनिक मिलने नहीं वाला, चलो हम लोग एक मॉक ट्रायल करते हैं। मॉक ट्रायल में ये जो बंदा रहता है जिसकी गाड़ी खराब हुई रहती है, उसको वो लोग ऐसे ही मजाक में अभियुक्त ठहरा देते हैं, अक्यूज ठहरा देते हैं किसी एक ट्रायल में। अंत में उसको दोषी ठहराकर शायद उसे मार देते हैं, शायद। हाँ, ठीक है। तो ये एक डार्क कॉमेडी थ्रिलर टाइप का प्ले था जिसपे एक चेहरे फिल्म भी आई। हाँ, ये बहुत बार कॉपी पेस्ट किया गया है। ये एक वो मूवी है जो कितने बार बन चुकी है खेल के। ये अभी इस कॉन्सेप्ट का मोस्ट रीसेंट एग्जांपल एक वो उसकी मूवी आई थी तापसी पन्नू अमिताभ बच्चन की,
वो नहीं, उसमें नहीं चेहरे नहीं वो तो अलग था, इमरान हाशमी की। हाँ वही चेहरे देखा ही मैंने। इमरान हाशमी। कमेंट्स में जरूर बताइए कौन सी मूवी, क्योंकि ये बहुत ये हॉलीवुड में भी कॉपी तापसी की वाली गई। भी किसी से इंस्पायर्ड ही सेम सेम सिमिलर कॉन्सेप्ट सिमिलर है ना, कि वो नाम क्या एंड में कुछ ये रहता है, वो भूल गए। कोई नहीं, नाम अगर याद नहीं आ रहा तो हमें कमेंट्स में पता चल जाएगा। तो उस समय क्या हो रहा था कि इंडिया में 1960s के दौरान पोस्ट इंडिपेंडेंस एकदम से हमारी पॉपुलेशन ग्रो होने लगी थी। पॉपुलेशन ग्रो होने लगी थी तो इसका मतलब ये था कि बहुत सारी विमेन प्रेग्नेंट हो रही थी, लेकिन कई सारे जो बच्चे थे उनके पिता का कोई अता पता नहीं था। और क्योंकि ऐसे सिचुएशन जब अराइज हो रहे थे तो लेडीज कई बार चाइल्ड बर्थ में मर रही थी। इसे कहा जाता है मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। तो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट इंडिया की अनएक्सेप्टेबल लेवल्स तक आई थी, अनएक्सेप्टेबल। क्योंकि क्या हो रहा था, क्योंकि ऐसे सिचुएशंस अराइज हो रहे थे तो कई बार ऐसा होता था कि कुछ लेडीज थी, उन्होंने आउट ऑफ मैरिज लेट्स से किसी के साथ वो इन्वॉल्व हो गई और अब वो प्रेग्नेंट है, तो सोशल स्टिग्मा लग गया उनके ऊपर कि भाई ऐसे सिचुएशन में आप कैसे रहोगे, या तो आप शादी करो या फिर आप ये बच्चा गिराओ। अब उस समय अबॉर्शन था इलीगल। अबॉर्शन सिर्फ एक माँ की जान बचाने के लिए किया जा सकता था, नहीं तो अबॉर्शन का ऑप्शन नहीं था किसी के पास। मगर उससे क्या होता था, फिर लोग कुछ पुराने टेक्निक्स यूज करते थे। जैसे एक टेक्निक मैं आपको बताऊं, मतलब आप सोचो ये कितनी ब्रूटल टेक्निक है। वो क्या करते थे, एक स्टिक के एंड में वो लोग वैक्स या कुछ लगाते थे या क्रोकोडाइल वैक्स लगाते थे और वो इंसर्ट की जाती थी, और उससे क्या होता था, यूट्रस इरिटेट होता था और फिर अबॉर्शन हो जाता था। अरे बाप रे। इससे इतनी ब्लीडिंग वगैरह हो सकती थी, इतने इन्फेक्शन के चांसेस रहते थे कि औरतें बचती नहीं थी और ये प्रैक्टिसेस प्रेवलेंट होती जा रही थी। तो 1960s में लोगों ने ये, गवर्नमेंट ने ये डिसाइड किया कि देखिए ये जो है, ये इंडिया जो एक इमर्जिंग कंट्री है, अगर हम आगे चलकर दुनिया में अपना ओहदा ऊंचा रखना चाहते हैं तो पहले तो ये मोर्टेलिटी रेट जो है इसे कम करना पड़ेगा। दूसरा, ये जो मेंटालिटी है, ये जो प्रैक्टिसेस हैं, इनसे भी पीछे हटना पड़ेगा हमें। तो हमें सिस्टम में कुछ ऐसा एक सोल्यूशन चाहिए होगा जिससे ये प्रॉब्लम्स अराइज ना हो, जहां पर विमेन को अपना खुद का डिसीजन लेने के लिए आज़ादी हो और साथ ही साथ सिस्टमैटिक सपोर्ट भी हो। क्योंकि क्या हो रहा था कि अगर बच्चा गिरा दिया जा रहा है या फिर उनके फादर्स नहीं है तो उन्हें सपोर्ट नहीं है। जो बच्चे पैदा हो गए, जो मदर्स हेल्दी हैं, उनके पास कोई फाइनेंशियल सपोर्ट कम है तो उनके सक्सेसफुल होने के चांसेस और कम हो जाते हैं। साथ ही साथ अगर सोसाइटी मिलकर इस तरह से अबॉर्शन करा दे रही है, इन सब सिचुएशंस में उस औरत का क्या है? तो औरत से जो पावर छीन ली गई थी, गवर्नमेंट का ये कहना था कि हमें ये पावर किसी तरह से औरतों को वापस देनी है, क्योंकि ये मोर्टेलिटी रेट से अब एक बड़ा इशू हो गया है। हमारे यहाँ की औरतें फ्री नहीं है। और साथ ही साथ यूरोप में एक बहुत बड़ा, दुनिया का पहला फेमिनिस्ट मूवमेंट चल रहा था उस समय पे। तो 1967 जिस साल ये प्ले रिलीज किया गया था या लिखा गया था, उसी साल यूके बिकेम वन ऑफ द फर्स्ट कंट्रीज टू लीगलाइज अबॉर्शन। अच्छा। और इन्हीं सब डिस्कशंस के रहते इवेंचुअली 1970s में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट आया था, 1971 या 72। तो ये तो तब की बात होगी। मगर अच्छे राइटर्स का जो मेन जो एक क्वालिटी रहती है वो ये रहती है कि जैसे शेक्सपियर हो गया, शेक्सपियर की स्टोरीज लिखी गई थी 1600s में लिखी गई थी, ठीक है, 17th सेंचुरी में। मगर आज भी मगर वही सेम स्टोरीज के कॉन्सेप्ट आप कॉन्टेक्स्ट चेंज करके सेम स्टोरी कर सकते हो, जैसा विशाल भारद्वाज ने किया। सारे है ना? इनफैक्ट वही सारे तीनों शेक्सपियर्स के जो मेन प्लेस थे उन्हें हिंदी में अडेप्ट करके अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में बिठा के प्रस्तुत कर दिया। कालजयी हो जाते हैं प्लेस, कालजयी होते राइटर। हाँ, सिमिलरली इसमें क्या है, आज भी ये रेलेवेंट इसलिए क्योंकि आप देख रहे हो कि इस प्ले में बिना किसी वजह के एक सक्सेसफुल औरत को टारगेट किया जा रहा है, और वो उन दो लोगों द्वारा जो खुद में नहीं है। तो नहीं, सारे लोग अनसक्सेसफुल है, कोई भी कुछ जिंदगी में नहीं उखाड़ पाया। और एक जो मासूम था वो भी उनके साथ बह जाता है। वो वही कि मैं खुद को वो मासूम भी बिगड़ जाता है। और मतलब कई सारे लोग, जैसे कि कई सारे लोगों को ये बहुत अजीब लगता है कि इंटरनेट पे आप डिस्कशन देखते हो कि पेरेंट्स कहते हैं यार आजकल के बच्चे पता नहीं कैसे हैं, प्राइवेसी मांगते हैं। तो इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी जिसका भी डिस्कशन 1960s इंडिया में किया गया है, ठीक है। तो बेकार है वो लोग जो कहते हैं इंडिया प्रोग्रेसिव नहीं था। विजय तेंदुलकर वाज ट्रूली अहेड ऑफ हिज टाइम। तो
कई सारे ऐसे कॉन्टेक्स्ट है, और अगर कुछ कुछ चीजें अगर आप भी डिस्कस करना चाहते हैं, वरुण फॉर एग्जांपल अगर आप कुछ कहना चाहो, व्हाई डू यू थिंक इट्स स्टिल रेलेवेंट टुडे? इट्स स्टिल रेलिवेंट क्योंकि मुझे लगता है कि अभी भी इंडिया खासकर आप औरतों को अगर देखा जाए, मतलब वो अपना डिसीजन, मतलब मैं भी अगर अपना डिसीजन लूँ तो मुझे काफ़ी पूछना पड़ता है अपने पेरेंट्स से कि यार ये करना है, और कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा पुरुष प्रधान समाज आ जाता है कि नहीं नहीं ये गलत है, ये सही है। वो पुरुष प्रधान समाज को विजय तेंदुलकर साहब ने टारगेट किया है कि तुम कौन होते हो इसको बोलने वाले कि तुम्हारे घर में क्यों है कोई, अरे तुम्हारा क्या काम, उसकी अपनी लाइफ है, उसका अपना जीवन है, उसको जीने दो। और इसी पे वो किरदार जो ये इस नाटक में वकील बनता है, तो वो मतलब वो विजय तेंदुलकर सुखात में साहब जो विजय तेंदुलकर साहब दिखाना चाह रहे थे कि इस नाटक से उन्होंने शो किया कि कानून, समाज व्यवस्था ऐसे बिहेव करती है, ऐसे दर्शाती है कि वो आपके साथ है, एक कमजोर के साथ है, लेकिन अल्टीमेटली वो कमजोर के साथ नहीं रहती, उसको दबा ही देती है। ये इनका कहना है इस नाटक के थ्रू, जिसमें पॉइंट को दिमाग में रखते हुए स्टोरी में आगे बढ़ते। हाँ ठीक है, मैं क्योंकि ना बहुत सारा कुछ बहुत कुछ गिव अवे कर दिया हमने। मतलब क्या है कि अभी तो सिर्फ भ्रूण हत्या का आरोप लगाया गया था, है कि नहीं अभी हमने वो आप गिव अवे कर चुके बहुत सारी चीजें, लेकिन ठीक है वहां बढ़ते हैं। सबसे इंटरेस्टिंग बात जो अभी चल रही थी ना, उससे मुझे ये लगा कि वीडियो शुरू होने से पहले भी क्या हुआ, कुछ बात हुई क्या? नहीं, ठीक। हाँ, तो वीडियो शुरू होने से पहले भी वरुण ने बोला कि हम ये वीडियो बना रहे हैं और हम चारों पुरुष हैं। हाँ, नाटक में भी 8 लोग किरदार हैं। हाँ। 9वां जो आता नहीं है प्रोफेसर दामले। हाँ। और लीला बेनारे पे बात हो रही है और सबके सब पुरुष हैं, केवल एक को छेड़ के। नहीं, लीला बेनारे के अलावा जो हैं मिसेस काशिकर। तो ऐसा नहीं है कि मतलब इस पूरे नाटक में जब आप आगे बढ़ते हैं एक्ट 2 में, एक्ट 3 में, जहाँ मुद्दा और संजीदा होता है, तो वहां पे मिसेस काशिकर भी आक्षेप लगाती हैं। यस बेनारे पे। एनीवेज, द्वितीय अंक से शुरू करते हैं, सेकंड एक्ट। अरे एक सेकंड रुक जाते हैं। क्या है कि मैं यहाँ कैसे मल्टीवर्स जंप हम करते रहते हैं। तो एनीवेज, वीडियो जो हमने बनाई काफी लंबी हो गई, तो हमने सोचा कि डिस्कशन जो है वो मतलब क्या बोलते हैं उसको, इंटरेस्टिंग रहे, तो इसलिए हम पार्ट बाय पार्ट डालेंगे। तो अगला पार्ट इसका आएगा। बिल्कुल।